नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम 19 फरवरी 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला है, रेलवे ने दिल्ली से कौन सी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है। इसका उत्तर होगा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। आइए देखते हैं इस ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल से जनकपुर तक चलेगी और यह ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर तक की शुरुआत की है। यह ट्रेन अपने 7 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। आइए दूसरा देखते हैं। देश के पहले स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जीपीटी यानी कि जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफार्मर को किस नाम से बेंगलुरु की वित्तीय कंपनी वेलोसिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इस एआई आधारित चैटबॉट जीपीटी का नाम है लेक्सी। आइए लेक्सी के बारे में देखते हैं। लेक्सी को फाइनेंशियल टेक कंपनी वेलोसिटी ने बनाया है, जहां यह ई कॉमर्स फाउंडर्स को बिजनेस इनसाइट्स प्रदान करके उनकी काफ़ी मदद करेगा। वहीं लेक्सी में एनालिटिक्स टूल, वेलोसिटी इनसाइट्स आदि को जोड़ा गया है, जो कि काफ़ी काम आने वाला है। आइए अगला देखते हैं। भारत और जापान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। इसका उत्तर है सिंगा प्रांत, जापान। सिंगा प्रांत जो कि जापान में स्थित है, उसमें भारत जापान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन 2023 आयोजित हुआ। आइए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस अभ्यास में भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने भाग लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है। इसका उत्तर है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के सीईओ बने हैं। इसका उत्तर होगा नीलम मोहन। नीलम मोहन हाल ही में, जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, वह यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। आइए अगला देखते हैं। ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ। इस वर्ष का थीम क्या है। इस वर्ष की थीम है रिजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। इसका मतलब होता है मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व। यह ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन 2023 यह दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी यह थीम थी। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में देश के कितने लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका उत्तर है 2 लाख। आइए देखते हैं पैक्स क्या होता है। पैक्स स्थानीय स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएं हैं, जो किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों हेतु अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। देखते हैं, यह केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल 2,516 करोड़ रुपए के बजट परिवार के साथ देश भर में कार्यरत 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भारत सरकार और सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्म ओपन एआई की मदद से देश के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए किस नाम से एक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का निर्माण किया जा रहा है। इस चैटबॉट का नाम है भाषिणी, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्म ओपन एआई की मदद से देश के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए दिया जाएगा। यह एक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट होगा जिसका नाम है भाषिणी। आइए अगला देखते हैं।
सही वित्तीय बर्ताव करें अपना बचाओ, सही वित्तीय बर्ताव करें अपना बचाओ थीम पर किसने 16 से 27 फरवरी तक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का आयोजन किया? यह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सही वित्तीय बर्ताव करें अपना बचाओ थीम पर 16 से 27 फरवरी तक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का आयोजन किया। आइए अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज पर अनुसंधान गतिविधियों और उसके उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल को शुरू किया जाएगा? यह अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका नाम है मीरा यानी कि MIIRA, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। यह भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज पर अनुसंधान गतिविधियों और उसके उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। आइए अगला देखते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना प्रेम और किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? यह है पुडुचेरी यानी कि पुडुचेरी की सरकार ने समुद्री स्थानिक योजना शुरुआत की है। आइए अगला देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पाद कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह सी फूड शो कोलकाता में आयोजित हुआ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पाद शो है। और भारतवर्ष ने 2025 तक 14 अरब अमेरिकी डॉलर के समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए अगला देखते हैं। भारत जापान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा सिंगा प्रांत जापान में, और इस अभ्यास में भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने भाग लिया है। आइए अगला देखते हैं। व्हाइट शील्ड द्वारा जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर होगा भारत 65वें स्थान पे है। देखते हैं व्हाइट शील्ड ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स क्या होती है। और यह इंडेक्स 2023 में जारी की गई, और यह एक नीति सलाहकार फर्म है। द व्हाइट शील्ड एक नीति सलाहकार फर्म है, और यह 2023 में फरवरी में जारी की गई। यह इंडेक्स अर्थव्यवस्था की रोजगार अवसरों में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता और उससे लड़ने की क्षमता को मापता है। और इस सूचकांक में हमारा भारत 65वें स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान 97वें स्थान पर रहा। और इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी और तीसरे स्थान पर रहा जर्मनी। यानी कि पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा। और हमारा जो भारत है वह 65वें स्थान पर रहा, और पाकिस्तान 97वें स्थान पर रहा। आइए अगला देखते हैं। टॉम एम्स्टर्डम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला शहर है लंदन, और दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला दूसरा शहर बेंगलुरु है, जो कि भारत का एक शहर है। अगला देखते हैं। दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार 2023 में जलवायु आपातकाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किए गए डोंट यूज एक्सटिंक्शन अभियान को गैर लाभकारी अभियान श्रेणी के तहत स्वर्ण और वैश्विक जागरूकता अभियान के तहत रजत से सम्मानित किया गया है? यह है यूएनडीपी को अभियान श्रेणी के तहत स्वर्ण और वैश्विक जागरूकता अभियान के तहत रजत से सम्मानित किया गया है। यह एंथम अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। आइए अगला देखते हैं। महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? यह है सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की। अगला देखते हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यह परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। आइए इस संयंत्र के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगा।
और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। ये देश के अन्य हिस्सों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी, जो पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र तक सीमित थे। अगला देखते हैं, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। या इस सूचकांक में भारत यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत का स्थान 47वां है। आइए देखते हैं क्या है। फरवरी 2023 में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा आयोजित सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक STRI 2022 में 47वें स्थान पर रहा और यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस 48वें स्थान पर था। जापान पहले स्थान पर था, उसके बाद UK, नीदरलैंड, चेक और चिली क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें स्थान पर थे। आइए अगला देखते हैं। स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स अपने कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह है प्लेटफॉर्म वायुलिंक प्लेटफॉर्म। आइए देखते हैं। स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने विकसित किया वायुलिंक प्लेटफॉर्म। भारतीय वायुसेना ने एक अभिनव समाधान वायुलिंक विकसित किया है, जो खराब मौसम से निपटने में पायलटों को सहायता प्रदान करेगा और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा। डेटा लिंक संचार सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का उपयोग करता है, जिसे NAVIC के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 9वीं गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड 2023 में कितने पुरस्कार जीते हैं। इसमें NDMC ने 9वें गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड 2023 में 5 पुरस्कार जीते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत के लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड्स में 5 पुरस्कार जीते हैं और इसको भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सम्मानित किया है, जो कि मुख्य अतिथि थे। और यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में मानकों को बढ़ाने में PSU की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, यहीं पे 19 फरवरी की प्रमुख करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।